डीडी उर्दू। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। शुमाल मशरक़ी रियासतों में सैलाब और बारिश से भारी नुकसान। वज़ीर आज़म मोदी ने आसाम और सिक्किम के वज़राए आला और मणिपुर के गवर्नर से सूरत हाल के लिए जानकारी। आसाम के वज़ीर आला ने रियासत के सैलाब से मुतासरा इलाकों का किया दौरा। CDS अनिल चौहान ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर लगाने का दिया इंतबाह। कहा 48 घंटे जंग लड़ना चाहता था पाकिस्तान, लेकिन भारतीय फौज के सामने सिर्फ 8 घंटे में टेक दिए घुटने। मुल्क के गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई तेज। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता 3 सरकारी मुलाजमीन बरतरफ। जैसलमेर की अदालत ने जासूसी के मुल्जिम मुआविन इंतजामी अफसर को 7 दिन के रिमांड पर भेजा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या पंजाब किंग्स 11, कौन बनेगा इस साल IPL चैंपियन? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज होगा फैसला। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। शुमाल मशरक में मूसलाधार बारिश और सैलाब की वजह से हालात ख़राब हो गए हैं। आसाम की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। सैलाब से 5 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए हैं और मरने वालों की तादाद 6 तक पहुँच गई है। IMD ने तमाम 6 शुमाल मशरक़ी रियासतों के लिए ऑरेंज अलर्ट और अरुणाचल प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आसाम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में आज अलग थलग मकामात पर भारी से बहुत भारी बारिश की तवक्को है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश के अलग थलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की तवक्को है। ब्रह्मपुत्र नदी और नीमाटी घाट और तेजपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बराक नदी, छोटा बेकरा और फुलेर ताल AP घाट और BP घाट पर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। पीर को वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। आज वो कछार और कल दीमा हसाव का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शुमाल मशरक़ में शदीद बारिश और सैलाब की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, सिक्किम के वज़ीर आला प्रेम सिंह तमांग और मणिपुर के गवर्नर अजय भल्ला से खित्ते में शदीद बारिश और सैलाब की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात की। उन्होंने मुतासरा रियासतों को हर मुमकिन मदद और ताउन का यकीन दिलाया है। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म को रियासत की मौजूदा सूरत हाल, राहत रसानी और बहाली के लिए चलाई जा रही मुहिम के बारे में आगाह किया। साथ ही सिक्किम के वज़ीर आला प्रेम सिंह तमांग ने वज़ीर आज़म की तरफ से दी गई यकीन दहानी पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि रियासती इंतज़ामिया सूरत हाल से निमटने और मुतासरा लोगों को तमाम ज़रूरी मदद फराहम करने के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के गवर्नर अजय भल्ला से खित्ते में शदीद बारिश और सैलाब की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात की है। गवर्नर अजय भल्ला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत की सूरत हाल का जायज़ा लिया और रियासत को मरकज़ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने रियासत के सैलाब से मुतासरा ज़िला कछार का दौरा किया। इस दौरान वज़ीर आला ने रियासती हुकूमत की तरफ से क़ायम किए गए रिलीफ कैंपों में पनाह लेने वाले लोगों से बात की। वज़ीर आला ने आवाम को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई और इंतज़ामिया को तवील अमल को ख़त्म करने और फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत जारी की।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि पाकिस्तान का ख्याल था कि जंग 48 घंटे चलेगी, लेकिन भारत ने 8 घंटे में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पुणे में एक तकरीब में कहा कि 10 मई को दोपहर 1 बजे के करीब पाकिस्तान का हदफ 48 घंटों में भारत को घुटनों पर लाने का था। पाकिस्तान की जानिब से कई हमले किए गए और उन्होंने जंग को बढ़ा दिया, जिसके बाद भारत ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए 8 घंटे में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। 10th of May at about 1 a.m. Its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched, and in some manner they have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, when they picked up the telephone and said they wanted to talk. CDS ने मजीद कहा कि जब पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी हुई तो हमने भी कहा था कि अगर पाकिस्तान हमारी फौजी तंसीबात पर हमला करता है तो हम उस पर दोगुनी रफ्तार से हमला करेंगे। We had informed Pakistan on the day we had done these surgical strikes on 7th. We had done it till from 11:05, that's 5, at about 1 o'clock to about 1:30, and at 5 minutes later we had rigged up the Director General of Military Operations to say that we have done this, and we have hit only terror targets. Military establishments have been out of the purview of the strikes, and we have ensured that there are no collateral damage, especially civilians, and we need to talk to each other. So that was, I think, a rational decision. And subsequently, when there was a rhetoric from Pak side, we also said that in case Pakistan hits us, hits military establishments, we are going to hit them back. We'll hit them harder. जम्मू कश्मीर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 3 सरकारी मुलाजमीन को दहशतगर्दों से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में बरतरफ कर दिया है। बरतरफ मुलाजमीन में एक पुलिस कांस्टेबल मलिक अशफाक नसीर, एक उस्ताद एजाज अहमद और श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जूनियर असिस्टेंट वसीम अहमद खान शामिल हैं। तीनों बरतरफ मुलाजमीन इस वक्त जेल में हैं। ये तीनों मुलाजमीन लश्कर तैयबा, LED और हिज़्बुल मुजाहिदीन HM के लिए काम कर रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने के बाद से मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द नेटवर्क को खत्म करने में लगे हुए हैं। अब तक 75 से जायद सरकारी मुलाजमीन को दहशतगर्दी से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में मुलाजमतों से बरतरफ किया जा चुका है। राजस्थान इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जैसलमेर के एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में काम करने वाले असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर शकूर खान को जासूसी के संगीन इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। शकूर को आज जयपुर की सेशन अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन के रिमांड पर सिक्योरिटी एजेंसियों के हवाले कर दिया गया। इस पर इल्ज़ाम है कि उसने भारत से मुताल्लिक़ स्ट्रेटेजिक अहमियत की खुफिया मालूमात पाकिस्तान को भेजी थीं। सीनियर पुलिस हुक्काम के मुताबिक शकूर खान की सरगर्मियां काफ़ी अरसे से मशकूक पाई जाती थी। इस वजह से सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से उस पर कड़ी नज़र रखी जा रही थी। निगरानी के दौरान ये बात सामने आई कि शकूर खान पाकिस्तानी सिफारत खाने में काम करने वाले कुछ अफराद, खुसूसन एहसनुल रहीम उर्फ दानिश और सुहेल कमर से मुसलसल राब्ते में था। ये बात काबिल जिक्र है कि दानिश को भारतीय हुकूमत पहले ही नापसंदीदा शख्स करार देकर पाकिस्तान वापस भेज चुकी है। शकूर खान से पूछगछ के दौरान इंकशाफ हुआ कि उसने दानिश की मदद से मुतादिद बार पाकिस्तान का वीज़ा हासिल किया और पाकिस्तान का सफ़र किया था। पाकिस्तान में क़याम के दौरान शकूर खान पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंटों से रब्ता करने का इल्ज़ाम है। उस पर इल्ज़ाम है कि वो ISI की हिदायत के मुताबिक भारत वापस आता था और स्ट्रेटेजिक अहमियत की मालूमात इकट्ठा करके व्हाट्सएप जैसे ज़राए से पाकिस्तान भेजता था। गौरतलब है कि शकूर खान 2008 में साबिक वज़ीर और कांग्रेस लीडर सालेह मोहम्मद के ज़ाती मुआविन के तौर पर भी काम कर चुका है। उस वक्त सालेह मोहम्मद पोखरन से MLA थे। एविडेंसेस के बिहाफ पे अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हमने मिलकर 10 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया है, जिसमें श्रीमान न्यायालय द्वारा 7 डेज का पुलिस कस्टडी स्वीकृत की है। अब आगे देखते हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है।
और 7 दिन 10 दिन तक 10 दिन को हम न्यायालय में वापस पेश करेंगे। बाकी इसके बाद जो फर्दर प्रोसीडिंग होगी उसके लिए मूव करेंगे। वजीर मुमलिकत बराए दिफा संजय सेठ ने भोपाल में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के खुसूसी मुश्तरका रियासती मंदूबीन और एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर जनरल की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस दौरान मुल्क भर में 3 लाख कैडेट्स को जोड़ने के साथ एनसीसी की मंसूबाबंद तरीके से तोसी का भी ऐलान किया, जिसके लिए बहुत सी रियासतें पहले से ही रजामंदी जाहिर कर चुकी हैं और तरबियत के लिए दरकार बुनियादी ढांचे में तेजी से इजाफा करने का अहद कर चुकी हैं। रियासतों को इस तोसी में मदद के लिए दरकार मुतालिका तरबियती बुनियादी ढांचे की मंसूबों के लिए फौरी मंजूरी और सहूलियात का भी यकीन दिलाया गया। अपने खिताब में वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा ने कौम की तामीर में एनसीसी के अहम किरदार को दोहराया और कायदाना सलाहियतों को फ़रोग़ देते हुए नज़्म ज़ब्त, ज़िम्मेदार और हौसलामंद नौजवानों को तैयार करने में इसके असर की निशानदेही की। पिछले वर्ष मार्च के महीने में ये घोषणा की कि जो हमारे 17 लाख कैडेट हैं उसकी संख्या बढ़ाकर 20 लाख। पूरा देश, चाहे वो हमारे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र शासित राज्य, पूरा सकारात्मक कि कैसे कैडेट की संख्या बढ़े, हमारी ट्रेनिंग और बढ़िया हो। अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खुशखबरी आई है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की काबीना ने अग्निवीरों के हवाले से एक बड़ी तजवीज़ पेश की। इसके तहत साबिक अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी की भर्ती में 20% रिजर्वेशन दिया जाएगा। नीज कांस्टेबल, घुड़सवारों और फायरमैन की बराह रास्त भर्ती में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% असामियां रिजर्व करने की तजवीज़ पेश की गई है। इसके अलावा उन्हें उम्र की हद में 3 साल की छूट भी दी जाएगी। अब तक CISF, BSF जैसी नीम फौजी दस्तों में अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन है। ओडिशा और हरियाणा ने भी 10-10% रिजर्वेशन दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों को ज़्यादा से ज़्यादा 20% रिजर्वेशन मिलेगा। मरकजी हुकूमत के अग्निपथ स्कीम के तहत जो नौजवान भारतीय फौज, फिजाइया और बहरिया में 4 साल खिदमत अंजाम देने के बाद बाहर आएंगे, उन्हें रियासती सरकारी मुलाजमतों में तरजीह दी जाएगी। पहली खेप 2026 में सर्विस से बाहर आएगी। करने के उद्देश्य से अग्निवीर योजना पहले 17.5 से लेकर 21 साल की उसमें उम्र रखी गई थी 4 साल के लिए, और उसके बाद उनको इंसेंटिव देकर विदा किया जाता था। कई प्रदेशों ने और केंद्रीय फोर्सेस ने भी इसमें जो लोग एक्स अग्निवीर हुए उन लोगों को अपने अपने क्षेत्र में 10% आरक्षण दिया, कहीं 10% CISF में दिया गया, BSF में, हरियाणा में 10% दिया गया, ओडिशा में दिया गया। उत्तर प्रदेश ने कैबिनेट मंत्री परिषद ने 20% हॉरिजेंटल आरक्षण देने का आज फैसला किया है। ये हॉरिजेंटल के लिए जिस श्रेणी का व्यक्ति होगा, अगर सामान्य का होगा तो सामान्य, SC का होगा तो SC, OBC का तो होगा तो OBC। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है उन लोगों के लिए। इसमें खास तौर से 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने मंगल को काबीना की मीटिंग में सियाहत, रोजगार और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ अहम तजावीज़ को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सियाहत को फ़रोग़ देने के मकसद से बेड एंड ब्रेकफास्ट एंड होम स्टे पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है। इस पॉलिसी के तहत मुकामी लोग अब मजहबी और सियाहती मकामात पर 6 कमरों और 12 बिस्तरों तक के होम स्टे यूनिटों को रजिस्टर्ड करा सकेंगे। इससे अक़ीदतमंदों और सयाहों को आसानी से रिहाइश मिलेगी, जबकि मुकामी लोगों को रोज़गार के मौक़े भी मैसर आएंगे। इसके अलावा राशन निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए हर ज़िले में 75 से 100 अन्नपूर्णा इमारतें बनाने का फैसला किया गया है। इसके लिए रियासती और मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ फंड्स इस्तेमाल किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी और रोजगार को फ़रोग़ देने के मकसद से योगी हुकूमत ने 5 मेगा सनती यूनिटों को तरक़ीबी फंड्स की मंजूरी दी है। ये फैसला सनती सरमायाकारी और रोजगार की फ़रोग़ की पॉलिसी 2017 के तहत किया गया है। इजलास में मजमूई तौर पर 11 तजावीज़ पेश की गई, जिनमें से 10 को काबीना से मंजूरी मिल गई।
बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की सदारत में आज काबीना की मीटिंग हुई। मीटिंग में 47 एजेंडों की मंजूरी दी गई। काबीना में नौकरियों की बारिश हुई। इसमें स्टेट जियो गांधी क्रेडिट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड पटना के तहत कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर 653 आसामियां, बीपीएससी में स्टेनोग्राफर की 15 आसामियां, बिहार स्टेट एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में मुख्तलिफ जुमरों के 818 ओहदे और एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल पटना के लिए 83 आसामियां पैदा करने की इजाज़त दी गई। महकमा PHED में 3,78,06,588 रुपए की लागत से मुख्तलिफ कैटेगरीज की 28 आसामियां पैदा की जाएंगी। इसके साथ ही काबीना ने मुख्तलिफ महकमों में 4,805 आसामियां पैदा करने की मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद ने 47 एजेंडों पर निर्णय लिया है। सर्वप्रथम मैं पथ निर्माण की योजनाओं, स्वीकृत योजनाओं की जानकारी आपको दूंगा। कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर बेगूसराय जिला अंतर्गत बरौनी तेगड़ा रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 7B के बदले ROB के निर्माण हेतु राजंश राशि रुपए 34,52,46,000 मात्र सहित कुल राशि 146,36,92,000 के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। और जिन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर की मुश्किलात बढ़ गई हैं, उनके खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दर्ज किया गया है। बिहार हुकूमत के वजीर अशोक चौधरी ने हतक इज्जत का ये मुकदमा दायर किया है। अशोक चौधरी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की है। उन्होंने कहा कि हमने प्रशांत किशोर को कानूनी नोटिस भेजा था। कानूनी नोटिस पर उनका जवाब आया, लेकिन जवाब में ऐसा नहीं लगा कि वो अपनी गलती मान रहे हैं। उन्होंने जो जवाब दिया है वो भी तसल्ली बख्श नहीं था। उनके रवैये और जवाब को देखकर हमने आइन के हुकूक के तहत हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया है, जिसमें हमने कहा है कि या तो वो अपनी बात साबित करें या मुआफ़ी मांगे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने हम पर इल्ज़ाम लगाया है कि हमने पैसे देकर अपनी बेटी का टिकट हासिल किया। समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो समाज लंबे समय तक जिसको आवाज़ नहीं थी। तो हमारे माता पिता ने अगर हमको पढ़ाया है, लिखाया है और हम इतने लंबे समय से राजनीति में हैं, तो हम जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम चुप रह जाएंगे तो वो गरीब लोग कैसे समझेगा कि लड़ना किसको कहते हैं, अपने हक की लड़ाई किसके लिए होता है। इसलिए हम तो पूरी तरह से लड़ेंगे। और ये जो मानसिकता है पिछड़ा दलितों के खिलाफ में, जो ये मानसिकता है, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, इसको तो बंद करना पड़ेगा ना। आप कुछ भी बोलकर नहीं जा सकते हैं। तो हम तो उस तरह के बाहुबली हैं नहीं कि जाकर उनके यहाँ झगड़ा झंझट करें। तो हमको तो जो संविधान में अधिकार प्राप्त है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। और ईद कुर्बान से कबल उत्तर प्रदेश में पुलिस इंतजामिया ने कमर कस ली है। संभल इंतजामिया ने अमन कमेटी की मीटिंग बुलाई थी ताकि बकरीद पुरअमन तरीके से मनाई जा सके। संभल के DM राजेंद्र पिंसिया ने कहा कि अवामी मकामात पर कुर्बानी नहीं दी जाएगी। को लेकर के शांति समिति की बैठक की गई है, जिसमें जनपद में जितने भी हमारे स्थान हैं जहां पे नमाज होनी है, वहां के प्रतिनिधि भी आए और सभी को कहा गया कि किसी भी प्रकार की कोई भी जो कुर्बानी है वो सार्वजनिक स्थान पर नहीं दी जाएगी। केवल जो पहले से डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं उन्हीं के ऊपर दी जाएगी। जो प्रतिबंधित जीव हैं उनके कटान पर तो पूर्णतः रोक है। और इसमें शांति समिति की बैठक में भी बताया गया है 163 ऑलरेडी लागू है और किसी भी प्रकार का कोई भी शांति को व्यवधान करने का प्रयास करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उत्तराखंड के देहरादून में स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप का एहतमाम नीति आयोग ने रियासत एम्पावरमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट उत्तराखंड, सेतु आयोग, हुकूमत उत्तराखंड के ताउन से किया था। वर्कशॉप का मकसद रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को एक दूसरे के साथ लाना था ताकि वो SSM के इक़दामात पर अपने तजुर्बात का इश्तराक करें और एक दूसरे से सीखें।
मुल्क में कोविड केसेस के पेश नज़र मरकज़ी वजारत सेहत चौकस है और अपनी मुख्तलिफ एजेंसियों के जरिए सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। मुल्क में अब तक कोविड के 4026 एक्टिव केसेस हैं। ज़्यादातर मामलात में हल्की अलामत होती हैं और उनका घर पर ख्याल रखा जा सकता है। घबराने या परेशान होने की बजाय सिर्फ मोहतात रहने की ज़रूरत है। ज़्यादातर केस केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तमाम नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। उधर बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत बतदरीज बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मीरास को ख़त्म करने के लिए काम कर रही है। अब इसे एपिसोड में बांग्लादेशी हुकूमत ने अपने नोटों से बंगबंधु की तस्वीर हटा दी है। पीर को गवर्नर डॉक्टर एहसान एच मंसूर ने 6 नए नोटों की तस्वीर चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के हवाले की। नए नोटों में 1000, 50 और 20 टका की कीमतें शामिल हैं, जिन्हें जल्द ही चलन में लाया जाएगा। ताहम बांग्लादेश बैंक ने वाज़े किया है कि शेख मुजीब की तस्वीर वाले पुराने नोट भी चलते रहेंगे और मुतवाज़ी तौर पर चलन में रहेंगे। कई माहिरीन मोहम्मद यूनुस हुकूमत के इस इक़दाम को शेख मुजीबुर रहमान की मीरास को ख़त्म करने की कोशिश का हिस्सा करार दे रहे हैं। इससे कबल बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत तारीख़ की किताबों में भी तब्दीलियाँ कर चुकी है, जिसमें बांग्लादेश की जद्दोजहद आज़ादी में शेख मुजीबुर रहमान के किरदार को धुंधला किया जा रहा है। इसके साथ ही बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत में कई मकामात पर शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समों को भी तोड़ा गया है। काबिल ज़िक्र है कि 1971 में मगरबी पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने के बाद से बांग्लादेश के तमाम नोटों पर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर लगी हुई है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना के वालिद थे। उन्हें 1975 में फ़ौजी बगावत के दौरान कत्ल कर दिया गया था। और खेल की खबरों में आईपीएल का फाइनल आज पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। आरसीबी ने पहले क्वालिफायर में पंजाब को 8 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल में दाखिल हो गई है, जबकि पंजाब किंग्स दूसरे क्वालिफायर में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो गई। अब जो भी टीम फाइनल मैच जीतेगी वो पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतेगी। 21 जून योगा का बैनुल अक़वामी दिन है। आइए योगा के जरिए ज़िंदगी को सेहतमंद और बीमारियों से पाक बनाएं। योगा सेहतमंद ज़िंदगी का राज है। प्राणायाम योगा का एक अहम जुज़ है। नाड़ी शोधन के बाकायदा मश्क से सेहत के बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं। आइए जानते हैं कि योगा सूत्र में नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे किया जाता है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। योग का अभिन्न अंग प्राणायाम और प्राणायामों में भी सर्वश्रेष्ठ और ऐसा प्राणायाम जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, जिसको हम कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। वो नाड़ियां जो हमारे अलग अलग सिस्टम्स को कनेक्ट करती हैं, उनकी शुद्धि का कार्य नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम को अलग अलग स्टेप्स में किया जाता है। सबसे पहला स्टेप को कहा गया सुखपूर्वक प्राणायाम और आम भाषा में इसको जाना जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से। अभी क्योंकि हम आरंभिक स्थिति की बात कर रहे हैं, कुंभक नहीं लगा रहे हैं, यानी सांस को रोकने का काम नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ नाड़ी शोधन प्राणायाम का पहला स्टेप यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम जिसे कहा जाता है या सुखपूर्वक प्राणायाम कहा जाता है, उसको समझ लेते हैं। आप अपने आसन में बैठेंगे, चेक करेंगे कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल ज्यादा एक्टिव है। सूत्र आया कि स्वर्ज्ञानात् परम ज्ञानम, स्वर्ज्ञानात् परम धनम, स्वर्ज्ञानात् परम गुह्यम नवादृष्टम नवाश्रुतम। आपकी नॉलेज ऑफ ब्रेथ, नॉलेज ऑफ प्राण ऐसी है, स्वरों का ज्ञान ऐसा है कि जो ना देखा गया ना सुना गया, परम गोपनीय है, परम इससे बड़ी वेल्थ नहीं है, इससे बड़ी विद्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हर प्रहर में, हर फिजिकल कंडीशन में, हर मेंटल स्टेट में हमारा अलग अलग स्वर चलता है। तो आप देखिए जब अभ्यास करें कि कौन से वाले स्वर से, कौन से नॉस्ट्रिल से ज्यादा अच्छे से ब्रीथ कर पा रहे हैं कंपैरेटिवली। हम इस वक्त दोनों स्वर से इक्वली ब्रीथ कर पा रहे हैं, तो हम लेफ्ट से शुरू करेंगे। आपका जो स्वर ज्यादा एक्टिव है आप उधर से शुरू कीजिएगा। अगर राइट ज्यादा एक्टिव है तो राइट से शुरू कीजिएगा, लेफ्ट ज्यादा एक्टिव है तो लेफ्ट से शुरू कीजिएगा। दाएं नॉस्ट्रिल को हमने
दाएं हाथ के अंगूठे से बंद किया और बाएं से श्वास भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। आपका श्वास इतना मध्यम और धीमा और गहरा होना चाहिए कि अगर यहाँ कोई रुई रख दे तो वो भी हिले नहीं। जब पूरा श्वास भीतर भर लें तो बाएं स्वर को बंद करके दाएं से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। जितने समय में सांस भरा है उतने ही समय में सांस छोड़ना है। जब पूरा सांस छूट जाए तो जिधर से छोड़ा उधर से फिर से पूरा सांस भरना और दूसरी ओर से फिर पूरा एक्सेल कर देना, सांस बाहर छोड़ देना। ये एक राउंड है। आप 5 रिपीटिशंस 5 राउंड से शुरू कीजिए। इसको आप कितना भी लंबा अभ्यास कर सकते हैं, जब तक आसन सधे तब तक करें, क्योंकि दिस इज अ नो साइड इफेक्ट प्रैक्टिस। इसको आप कितना भी रिपीटिशन करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके हर समस्या का समाधान है। इसलिए इसे अपनी जीवन शैली में जरूर जोड़िए। हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्ते। तो हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।